नमस्कार, स्वागत है आपका प्रतियोगिता दर्पण क्लास में। हम लोग पढ़ रहे हैं जून माह का प्रतियोगिता दर्पण, जिसमें पिछले 2 क्लास हो चुकी हैं। आज का हमारा क्लास है आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य पर। किसी भी एग्जाम में जो अर्थव्यवस्था सवाल आते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था से, वह आधुनिक सवाल होते हैं, मतलब कि अप्लाइड होते हैं, करेंट से जोड़ करके सवाल आते हैं। तो इसमें प्रतियोगिता दर्पण जो पत्रिका है बहुत ही खरे उतरती है। इसको अगर ध्यान से पढ़ा जाए तो आपको ये बहुत लाभ देती है। आइए बिना देर किए हम लोग जानते हैं कि आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य में आज का पहला टॉपिक क्या है। आज का पहला टॉपिक है 2024-25 वित्तीय वर्ष की पहली मौद्रिक नीति में रेपो दर और बैंक दर सहित सभी प्रमुख बैंकिंग दरें अपरिवर्तित रही हैं, मतलब इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो थोड़ा सा इसमें एक टॉपिक आया है, उसको हम लोग समझें कि मौद्रिक नीति क्या होती है। कोई भी देश है, दुनिया का कोई भी देश है जो संप्रभु देश है या दूसरे के अधीन भी है, वह अपने देश के अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए और सही ढंग से चलाने के लिए मुद्रा संबंधित नीतियां बनाता है। उस देश की मुद्रा कैसी होगी, बैंक दर क्या होगा, रेपो रेट क्या होगा, रिवर्स रेपो रेट क्या होगा। तो मुद्रा संबंधी या अर्थव्यवस्था संबंधी जो नीतियां बनाई जाती हैं, मुख्य रूप से मुद्रा संबंधी, तो उसे मौद्रिक नीति कहा जाता है। इस मौद्रिक नीति के बाद एक दूसरा शब्द आया है रेपो दर। रेपो दर का सीधा सा मतलब होता है कि जो हमारा रिजर्व बैंक है, केंद्रीय बैंक है, वो जिस दर पर वाणिज्यिक बैंकों को, वाणिज्यिक बैंक समझ लीजिए जैसे आप काम करते हैं, जैसे आरबीआई हो, जैसे आप स्टेट बैंक हो गया, पीएनबी हो गया, दूसरे बैंक हो गए जिससे आप जुड़े होते हैं, जिससे पब्लिक जुड़ा होता है। तो केंद्रीय बैंक यानी कि रिजर्व बैंक जिस दर पर वाणिज्यिक बैंकों को लोन उपलब्ध कराता है, उन्हें कर्ज देता है, उसे कहते हैं रेपो दर। इसका मतलब होता है कि रेपो दर जिस दर पर आरबीआई इनको दे रहा है पैसा, तो रेपो दर का मतलब होता है कि मार्केट में माने पब्लिक के सामने तरलता, माने रुपए करेंसी के रूप में, कैश के रूप में उपलब्ध होना। अगर रेपो रेट कम होगा तो बैंक अधिक पैसा क्या लेगा, आरबीआई से लेगा, और आपको भी वो लोन ज़्यादा देगा। अगर रेपो रेट बढ़ा दिया जाए तो वाणिज्यिक बैंक को भी बैंक दर बढ़ा करके अपने ग्राहकों को पैसे देने पड़ेंगे। तो इसलिए रेपो रेट जो होता है ये बहुत ही कंट्रोल करता है तरलता अनुपात को, माने मार्केट में कितनी तरलता है, कितना पैसा कैश में होना चाहिए, कितनी लिक्विडिटी होनी चाहिए, ये बहुत बड़ी हद तक तय करता है रेपो रेट। इसे रेपो दर भी कहा जाता है। इसी में एक शब्द आता है रिवर्स रेपो रेट। तो रिवर्स रेट का मतलब क्या होता है कि जब मार्केट में बहुत बड़ी मात्रा में तरलता हो जाती है और मंदी आ जाती है, मतलब लगता है कि पैसे बहुत ज़्यादा हो गए हैं, महंगाई बढ़ जाती है। जब मार्केट में पैसा बहुत ज़्यादा होता है, महंगाई बढ़ जाएगी। तो जब महंगाई बढ़ जाएगी तो क्या करेगी सेंट्रल बैंक, केंद्रीय बैंक, रिजर्व बैंक इन वाणिज्यिक बैंकों से पुनः पैसा रिवर्स वापस लेगी एक विशेष दर पर, तो उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। तो मतलब कि इसमें ही कहा गया कि बैंक दर सहित सभी प्रमुख बैंकिंग दरें अपरिवर्तित रही हैं। 2024-25 में जो पहले 23-24 का था वही रखा गया है, कोई अपरिवर्तित किया हुआ नहीं है। वित्तीय वर्ष 24-25 की पहली द्वैमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा आरबीआई द्वारा 5 अप्रैल 2024 को की गई और मुद्रास्फीति को नियंत्रित रखने तथा 4+-2% के लक्षित स्तर तक बनाए रखने के उद्देश्य से गत वित्तीय वर्ष 23-24 की सभी 6 द्वैमासिक समीक्षाओं में रेपो दर को 6.50% के उच्च स्तर पर बनाए रखने के पश्चात नए वित्तीय वर्ष 24-25 में भी इस दर को कोई कटौती आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने नहीं किया है। मतलब कि जो रेपो दर 6.5% का है, 6.50% का है, वह सरकार ज्यों का त्यों बनाए रखी है, मतलब कि आरबीआई ज्यों का त्यों बनाए रखी है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता वाली 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति ने 3 से 5 अप्रैल 2024 की 2024
2024-25 की पहली द्वैमासिक समीक्षा के रेपो दर में कोई परिवर्तन नहीं किया, जिसमें यह 6.5% अपने पूर्व के स्तर पर बनी रही है। ये हमारा एक परिवर्तन, इससे आप देख रहे हैं कि कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, परिवर्तन नहीं किया गया है, जिससे यह 6.5% के स्तर पर बनी हुई है। यह लगातार 7वीं बार है, यह लगातार 7वीं बार है जब रेपो दर में कोई परिवर्तन आरबीआई द्वारा नहीं किया गया है। इससे अन्य संबंध दरों में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इससे रिवर्स रेपो दर, बैंक दर, अस्थायी सुविधा दर और नगद आरक्षण अनुपात, कैश रेशियो इत्यादि जो सभी सुविधाएं हैं वो पूर्ववत बनी रही हैं। सभी दरें अपने पूर्व स्तरों पर ही बनी हुई हैं। रेपो दर 6.5%, रिवर्स रेपो दर 37। देखिए यहाँ पर याद रखना होगा कि जो रेपो दर है वो 6.5%, रिवर्स रेपो रेट 3.35%, बैंक दर 6.75% और सीमांत स्थायी सुविधा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जिसको हम लोग एमएस बोलते हैं 6.75% और नगद आरक्षण अनुपात सीआरआर 4.0% और सर्वाधिक तरलता अनुपात 18.0% के अपने पूर्व स्तरों पर बरकरार है। इसे आपको जरूर एग्जाम में याद करके जाना चाहिए, क्योंकि इससे कोई ना कोई सवाल होता ही है, एक सवाल तो आते ही हैं। आरबीआई की 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति 3 से 5 अप्रैल 2024 को संपन्न बैठक में इन दरों को पूर्ववत बनाए रखने का निर्णय 5-1 के बहुमत से किया गया। 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति के केवल एक सदस्य रेपो दर को 0.25% बिंदु घटाने के पक्ष में थे। मतलब कि 6.5 से वह 6.25 करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन 6.5 पर ही रखा गया है। यहाँ पर आप कॉलम में भी देख सकते हैं कि इसको याद करने का तरीका आसान हो जाएगा, क्योंकि रेपो दर 6.5%, रिवर्स रेपो दर 3.35%, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी माने एसडीएफ दर 6.25%, बैंक दर 6.75% और एमएसएफ दर 6.75%, नगद आरक्षण अनुपात 4.4% और सांविधिक तरलता अनुपात 18% पर बना हुआ है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में देश में जीडीपी में वृद्धि 7.6% दूसरे अग्रिम अनुमानों में अनुमानित है। चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में वृद्धि 7% रहने का अनुमान है, माने कि थोड़ा सा घट सकता है। 7.6 है तो यह 7.0 हो सकता है, क्योंकि देश में चुनाव चल रहे हैं, तो चुनाव में बहुत से कार्य पद्धतियाँ बाधित हो जाती हैं, तो हो सकता है कि थोड़ी सी गिरावट आए, ये अनुमान है, ज़्यादा भी हो सकता है। रिजर्व बैंक की जो नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं है, तो इसे आप जो देख सकते हैं कि जो रेपो दर है कैसे लगातार बढ़ता गया है और इस समय 6.5% के दर पर बना हुआ है। तो रेपो दर वह दर जिस पर आरबीआई व्यावसायिक बैंकों को ऋण देती है और नगद आरक्षित अनुपात जमा राशि का वह हिस्सा जो बैंकों को आरबीआई के पास रखना होता है। माने एसएलआर या नगद आरक्षित अनुपात का मतलब होता है कि वाणिज्यिक बैंकों में कुछ जो पैसे हम लोग जमा करते हैं, जो पैसे मार्केट से आके जमा होते हैं, तो उसका एक हिस्सा आरबीआई के पास रखना होता है, क्योंकि वो पैसे सुरक्षित रहे। और वह जो रेट से दिखाया गया है 4.5% पर बना हुआ है। तो इसको आप याद करें फर्स्ट पेज को। हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए सवाल ऐसे हैं, यहाँ से आएंगे तो नहीं, लेकिन फिर भी जब दिया था इसको एक बार पढ़ लें। आरबीआई की मासिक नीति समिति, मौद्रिक नीति समिति, भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति। तो मौद्रिक नीति समिति के 6 सदस्यों में 3 सदस्य रिजर्व बैंक ने पदेन सदस्य होते हैं। अगर सवाल आ जाएगा कभी नोमिस में कि भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक
समिति में 3 सदस्य कहाँ से लेते हैं, तो ये आरबीआई के पदेन सदस्य होते हैं, जो मैंने आरबीआई में उच्च पदों पर कार्यरत रहते हैं। और जबकि 3 अन्य सदस्य सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं, माने सरकार अन्य 3 लोगों को मनोनीत करती है। समिति के वर्तमान सदस्यों के नाम निम्नलिखित हैं। डॉक्टर शक्तिकांत दास गवर्नर हैं, आरबीआई के अध्यक्ष हैं। डॉक्टर माइकल देवव्रत राय डिप्टी गवर्नर आरबीआई के हैं, भी पूछ सकते हैं आपसे। और डॉक्टर राजीव रंजन आरबीआई के कार्यकारी निदेशक हैं। ये 3 जो पद है वो आरबीआई का पदेन है, माने जो आरबीआई में पद पर बने हुए हैं और तीनों सीरियल से उच्च पद हैं। गवर्नर, डिप्टी गवर्नर और आरबीआई के कार्यकारी निदेशक, ये तीनों आरबीआई के उच्च पद हैं और तीनों यही समिति के, मौद्रिक समिति के मेंबर होते हैं। और 3 जो हैं, डॉक्टर आसिमा गोयल प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य हैं। डॉक्टर शशांक भिड़े ये एनसीएसीईआर में वरिष्ठ सलाहकार हैं। और प्रोफेसर जयंत आर वर्मा ये आईआईएम अहमदाबाद में वित्त एवं अकाउंटिंग के प्रोफेसर रहे हैं। तो मतलब कि इसमें सभी जो होते हैं यो इकोनॉमिक या अर्थव्यवस्था के जानकार होते हैं और इकोनॉमिस्ट होते हैं। तो इन सबों को मौद्रिक समिति के सदस्य में 3 आपने जान लिया कि आरबीआई के पदेन सदस्य होते हैं और 3 बाहरी लोग होते हैं, जिसमें एक प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार के रूप में है। अब बाकी 2 लोग अब देख चुके हैं। मौद्रिक नीति के द्वैमासिक समीक्षा के लिए मौद्रिक नीति समिति की वर्ष में 6 बैठकें सामान्यतः होती है, माने हर एक 2 महीने पर, इसलिए इसको द्वैमासिक कहते हैं। हर एक 2 महीने पर एक बैठक होती है, तो 6 बैठकें होंगी, इसलिए इसे द्वैमासिक बैठकें कहते हैं। चालू वित्तीय वर्ष 24-25 में इन बैठकों की प्रस्तावित तिथियां निम्नलिखित हैं। तो इन तिथियों से आपको कोई मतलब नहीं है, इसे सवाल नहीं आते हैं, इसे याद करना कोई जरूरत नहीं है। और ये भी पॉइंट आपसे नहीं पूछे जाएंगे। अब यहां आप देखें कि 2023-24 में 61,915 करोड़ आईपीओ द्वारा प्राथमिक बाजार से कंपनियों द्वारा जुटाए गए, माने आईपीओ के माध्यम से कंपनियों द्वारा 61,915 करोड़ रुपए जुटाए गए हैं। वित्तीय वर्ष 23-24 में भारतीय शेयर बाजार के लिए शानदार वर्ष रहा। बम्बई शेयर बाजार बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के शेयर मूल्य सूचकांक सेंसेक्स और राष्ट्रीय शेयर बाजार एनएसई के शेयर मूल्य सूचकांक निफ्टी ने जहां रिकॉर्ड ऊंचाइयों को छुआ, वहीं शेयरों की बिक्री के लिए कंपनियों की आरंभिक और सार्वजनिक पेशकशों का बाजार भी गर्म रहा। प्राइम डाटा बेस के आंकड़ों के अनुसार संदर्भित वर्ष 2023-24 में कुल 76 कंपनियों के आईपीओ प्राइमरी मार्केट में आए और हाल ही के वर्षों में यह संख्या सर्वोत्तम थी। इन आईपीओ के जरिए 61,915 करोड़ की राशि कंपनियों द्वारा जुटाई गई और पूर्व वित्तीय वर्ष 22-23 में यह 52,116 करोड़ रुपए 37 आईपीओ के जरिए आई थी। तो मतलब कि जो आईपीओ द्वारा जो कंपनियां धन जुटा रही हैं शेयर बाजार के लिए, उसमें वृद्धि हुई है। इस प्रकार 19% की वृद्धि आईपीओ के जरिए पूंजी विदोहन में 23-24 में हुई और 22-23 में 37 आईपीओ में शामिल भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी का मेगा इशू भी शामिल था। उसे यदि शामिल न किया जाए तो 2023-24 में पूंजी विदोहन में वृद्धि 58% तक बैठती है, जो एक अच्छा रिकॉर्ड है। बीते वर्ष 23-24 में सबसे बड़ा आईपीओ मैनकाइंड फार्मा, माने मैनकाइंड फार्मा एक दवा कंपनी है। आईपीओ का मतलब होती है कंपनियां जो कि जिस नाम से धन को उगाही करती हैं, ये मैंने शेयर में लगवाती हैं पैसा। तो मैनकाइंड फार्मा का 4326 करोड़ रुपए का था, जिसके बाद क्रमशः टाटा टेक्नोलॉजीज 3043 और जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर 2800 करोड़ रुपए के स्थान पर रहे। मैंने फर्स्ट में मैनकाइंड, सेकंड में टाटा टेक्नोलॉजी और थर्ड में जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर रहा है, जो आईपीओज के माध्यम से मार्केट से पैसा जुटाई, मैंने इनमें लोग पैसे अधिक लगाए। बीते वर्ष 23-24 में आईपीओज के जरिए जहां 61,915 करोड़ रुपए का पूंजी विदोहन हुआ, वहीं कारपोरेट सेक्टर ने प्राथमिक बाजार प्राइमरी मार्केट से जहां किया, वहीं चालू वर्ष 24-25 में लगभग 1 लाख करोड़ आईपीओज के जरिए कंपनियों द्वारा जुटाए जाने की संभावना इन्वेस्टमेंट बैंकर्स ने
व्यक्त की है, मतलब कि आने वाले जो अगला वर्ष है 25, तो इसमें और अधिक आईपीओज के माध्यम से धन को जुटाया जाएगा। 2023-24 में भारतीय पूंजी बाजार में 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक का विदेशी पोर्टफोलियो निवेश हो रहा है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक शुभ संकेत है। लेकिन इसके आलोचक भी हैं, वो मानते हैं कि भारतीय बाजार में अगर विदेशी पूंजियां अधिक आएंगी तो हमारी कंपनियां गिरवी हो जाएंगी और हमारे कई ऐसे प्रोडक्शन हाउसेज हैं जो विदेशियों के हाथ में चले जाएंगे, जो भ्रम उत्पन्न करता है। जब हमारे देश में पूंजी निवेश हो रहा है तो वो पूंजी का बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश में ही रहता है। कंपनियां बंद करें या कुछ जाए उस शर्तों पर ही आती हैं, तो यह एक बहुत बड़ा संकेत है। भारत में शेयर मार्केट में मजबूती के चलते वित्तीय वर्ष 23-24 में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों माने फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने माने 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश भारतीय शेयर बाजार में किया है, जबकि उससे पूर्व 2022-23 में विदेशी निवेशकों ने 37,632 करोड़ की निकासी भारतीय शेयर बाजार से की थी। अगर वे इन्वेस्ट करेंगे भारतीय कंपनियों में शेयर के माध्यम से तो निकालेंगे भी, तो जब पैसे अधिक अचानक निकाले जाने लगते हैं, आप शेयर में पैसा लगाते हो और अचानक लिवाली करने लगते हो, माने कि अपना पैसा लेने लगते हो, तो उन कंपनियों के शेयर थोड़ा डाउन चलने लगती हैं, तो निवेश भी होता है और निकाला भी जाता है। जब आपको फायदे होंगे, आपका शेयर का मूल्य बढ़ेगा, तब उसे निकालना चाहेंगे, तो ये दोनों काम होते रहते हैं। डिपॉजिटरी से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि 2023-24 में भारतीय शेयर बाजार में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश 2.08 लाख करोड़ रुपए का रहा और इसी अवधि में ऋण बॉन्ड बाजार में शुद्ध विदेशी निवेश 1.2 लाख करोड़ रुपए का भी रहा। माने इतने 1.2 लाख करोड़ रुपया और ऋण बाजार में बॉन्ड बाजार में भी आया। इस प्रकार कुल मिलाकर 3.3 लाख करोड़ रुपए का विदेशी पूंजी बाजार में रहा। इससे पूर्व 2 वर्षों में शुद्ध निकासी पश्चात शेयर बाजार में एफपीआई की जबरदस्त वापसी दर्ज की गई है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 22-23 में विदेशी निवेशकों ने जहां 37,632 करोड़ रुपए की निकासी जहां भारतीय शेयर बाजार से की थी, वहीं 21-22 में निकासी 1.4 लाख करोड़ थी। मतलब कि 21-22 में जो निकासी थी वो ज़्यादा थी और अब की बार निकासी क्या किया गया था, कम किया गया था। शेयर मार्केट में मजबूती और विकास की उच्च संभावित दरों को देखते हुए चालू वित्तीय वर्ष 24-25 में शेयर बाजार में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश में भारी वृद्धि की संभावना है। मतलब कि भारतीय बाजारों में विदेशी भी अब संभावनाएं व्यक्त कर रहे हैं और भारतीय शेयर बाजार में विदेशी पूंजी आना एक अच्छी अर्थव्यवस्था का सूचक है और शेयर मार्केट के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। दो 2023-24 के अंत में आरबीआई के पास विदेशी मुद्रा कोष रिकॉर्ड स्तर पर, देखिए विदेशी मुद्रा जो है वो रिकॉर्ड स्तर पर आना भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत ही अधिक मजबूती प्रदान करता है और यह विदेशों में काम कर रहे भारतीय व्यापार और दूसरे संसाधनों से जुटाए गए धन होते हैं जो देश की अर्थव्यवस्था को तेजी से मजबूत करते हैं। 2023-24 के अंतिम 6 सप्ताहों में लगातार वृद्धि के चलते भारत के आरक्षित विदेशी मुद्रा कोष मार्च 2024 के अंत में 645.583 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए थे। 2023-24 के अंतिम शुक्रवार को 29 मार्च 2024 को विदेशी मुद्रा कोष की स्थिति के आंकड़े आरबीआई 5 अप्रैल 2024 को जारी किए गए। इन आंकड़ों के अनुसार 23-24 के दौरान विदेशी मुद्रा कोष में 67.133 अरब डॉलर की वृद्धि दर्ज की गई है। मतलब कि विदेशी मुद्रा का प्रवाह भारत में लगातार बढ़ रहा है। तो 67.133 अरब डॉलर की वृद्धि दर्ज की गई। एक वर्ष पूर्व मार्च 2023 के अंत में आरक्षित विदेशी मुद्रा कोष 578.449 अरब डॉलर के ही थे। आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार मार्च 2024 के अंत में
$645.583 अरब डॉलर कुल विदेशी मुद्रा कोष में विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां फॉरेन करेंसी एसेट्स 570.618 अरब डॉलर की, स्वर्ण कोष 52.160 अरब डॉलर के, और विशेष आहरण अधिकार स्पेशल ड्राइंग राइट्स 18.145 अरब डॉलर तथा मुद्रा कोष के पास रिजर्व 4.660 अरब डॉलर के थे, जो विदेशी मुद्रा के एक बृहद भंडार को यह दिखा रहा है। पूर्व वर्ष के आंकड़ों के साथ तुलनात्मक रूप से विदेशी मुद्रा कोष में आंकड़े निम्नलिखित तालिका में दर्शाए गए हैं। इसे आप एक कॉलम के माध्यम से भी देख सकते हैं। देखिए, कुल विदेशी मुद्रा कोष 578.449 कब था? 2023 की स्थिति थी। 24 में 645.583, वृद्धि कितनी हुई? 67.133। विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां फॉरेन करेंसी एसेट्स 509.691 था, वहीं 2024 में 570.618 और वृद्धि हुई थी 60.926 अरब डॉलर। स्वर्ण जो गोल्ड था, इसकी कीमत थी 45.200 अरब डॉलर, जबकि इसकी 2024 स्थिति होगी 52.160 अरब डॉलर और वृद्धि हुई 6.960 अरब डॉलर की। विदेशी आरोहण अधिकार जो था, एफडीआर जो था, वो 18.392 अरब डॉलर का रहा, जबकि 24 में यह बढ़कर 24 में इसमें कुछ कमी आई है, 18.145 हो गया, और इसमें जो घटा हुआ 0.247 का इसमें निगेटिव दर्शा रहा है। मतलब कि विदेशी आरोहण अधिकार जो है इसमें 0.247 की कमी आई। मुद्रा कोष के पास जो रिजर्व था 23 में वो 5.165 था, और जो 24 में था ये 4.60 हुआ। इसमें भी 0.506 की कमी आई, जिसका कारण था कि सरकार द्वारा आरबीआई के मुद्रा कोष से पैसे का कुछ निकासी या सरकार द्वारा लेवी थी। तो इस आधार पर आप इसे याद कर सकते हैं। ये जो हमारा डायग्राम आप देख रहे हैं भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का, तो इसे आप एक डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं कि कैसे इसमें उतार चढ़ाव होते रहते हैं। ये कैसे मार्च अप्रैल में न्यूनतम स्तर से ऊपर उठते उठते यहाँ तक पहुँचा, मतलब कि 600 को पार कर गया, और फिर इसके बाद लगातार गिरावट चली गई अक्टूबर तक, और पुनः देखेंगे तो नवंबर के बाद से क्या हुआ, इसमें लगातार वृद्धि हुई, लेकिन पुनः दिसंबर जनवरी में पुनः गिरावट आई, और पुनः फरवरी मार्च में अपने मैक्सिमम शिखर पर क्या हुआ, पहुँच चुका है। तो आप नीचे जो दिए गए हैं मंथ दिए गए हैं, तो इसके अनुसार इसकी तुलना आप करके देख सकते हैं कि किस मंथ में यह ऊपर चढ़ा और किस मंथ में यह नीचे गया। तो ये दर्शाता है आपको। अब इसमें एक और ब्रैकेट में दिया गया भी देखिए आप कि भारत के विदेशी मुद्रा कोषों का रिकॉर्ड स्तर इससे पूर्व 3 दिसंबर 2021 को था, जब 642.453 अरब डॉलर के बिंदु तक जा पहुंचे थे। यह रिकॉर्ड 2024 में 15 मार्च को ही भंग हो गया था। 15 मार्च 2024 को विदेशी मुद्रा कोष 642.492 माने इससे ज़्यादा पहुंच गया था, अरब डॉलर हो गए थे, जो बाद में 22 मार्च को 642.631 अरब डॉलर तथा 29 मार्च 2024 को 645.583 अरब डॉलर के पहुंच गए थे। तो ये विदेशी मुद्रा भंडार को दिखा रहा है। यही आंकड़े नीचे दिए गए हैं, आप इसे पीडीएफ बनाकर पढ़ सकते हैं। अब देखिए 2023-24 में भारत के रक्षा निर्यातों का रिकॉर्ड स्तर भी हुआ है। मतलब कि 2023-24 में रक्षा संबंधी जो सामान हैं इनका निर्यात एक रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा हुआ है। देखिए इसको, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में गंभीरता से कदम उठा रहे हैं भारत ने। अब इस क्षेत्र में निर्यात की दिशा में भी तेजी से कदम हाल ही के वर्षों में उठाए हैं।
विश्व में हथियारों के सबसे बड़े आयातक देश के रूप में पहचान बना चुके भारत अब स्थिति को बदलने के लिए रक्षा उत्पादों के मामले में आत्मनिर्भरता के प्रयास करने के साथ साथ उत्पादों के निर्यात पर भी ध्यान केंद्रित है। कहने का मतलब पर यह है कि भारत दुनिया में सर्वाधिक रक्षा उत्पादों का इंपोर्टर है, इंपोर्ट करता है। लेकिन अब भारत ने अपनी स्थिति लगातार बदलने की कर रही है और न सिर्फ आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रही है बल्कि भारत में बनाए जा रहे रक्षा उत्पादों को भी लगातार वह अब निर्यात कर रहा है और यही स्थिति इसमें दर्शाया गया है। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने गत 1 अप्रैल को एक पोस्ट में बताया कि भारत ने एक बड़े रक्षा आयातक देश से एक बड़े रक्षा निर्यातक देश बनने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। सोशल मीडिया पर एक अपनी इस पोस्ट में उन्होंने बताया कि भारत ने पहली बार 2023-24 में 2.63 अरब डॉलर माने 21,083 करोड़ का रक्षा निर्यात किया है। ध्यान रखिएगा कि 2023-24 में भारत ने 2.63 अरब डॉलर या 21,083 करोड़ रुपए का निर्यात किया है, जो 13-14 की तुलना में 31 गुना है। रक्षा मंत्री के अनुसार पूर्व वित्तीय वर्ष 22-23 में रक्षा निर्यात 18,920 करोड़ रुपए ही था। इस प्रकार रक्षा निर्यात में 32.5% की वृद्धि एक वर्ष में ही प्राप्त की गई है, जो यह अच्छा आंकड़ा दर्शा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और रक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया प्रयासों के चलते भारत के रक्षा निर्यात में वृद्धि देखी गई। इन्होंने कहा कि हमारे रक्षा उद्योग, जिसमें निजी क्षेत्र और रक्षा क्षेत्र की सार्वजनिक इकाइयां दोनों शामिल हैं, ने हाल में वर्षों में शानदार काम किया है। 23-24 में 21,083 करोड़ के रक्षा निर्यात में 60% योगदान निजी क्षेत्रों का, मतलब कि निजी कंपनियां भी जो रक्षा संबंधी उत्पादें बनाती हैं तो इनका 60% हिस्सा रहा है। अब सार्वजनिक क्षेत्र का 40% के आसपास रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अनुसार 23-24 में भारत ने 84 देशों के अपने रक्षा उत्पाद भेजकर यह चमत्कारिक लक्ष्य प्राप्त किया है। सवाल यह भी आ सकता है कि भारत कितने देशों को रक्षा निर्यात किया है, तो 84 देशों को भारत एक्सपोर्ट कर रहा है रक्षा संबंधी उत्पाद, जिसमें 60% योगदान निजी क्षेत्रों का है और 40% सार्वजनिक क्षेत्र के यूनिट्स का है। इनमें रूस, देखिए रूस से भारत बड़ी मात्रा में हथियार खरीदता है लेकिन रूस को बेच रहा है। यूएई, सऊदी अरब, इटली और इजराइल भी शामिल हैं जो भारत से अब रक्षा संबंधी उत्पाद को खरीद रहे हैं, मंगा रहे हैं अपने यहाँ। जनवरी 2022 में भारत ने फिलीपींस के साथ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सौदा किया था। यह सौदा लगभग 37 करोड़ डॉलर का था और इस सौदे के तहत ब्रह्मोस मिसाइलों की पहली खेप अप्रैल 2024 में मनीला पहुंची है और अन्य देशों के साथ भी रक्षा निर्यातों के लिए भारत की बातचीत जारी है। मैंने दूसरे देश भी चाहते हैं कि भारत से हम रक्षा उत्पाद खरीदें। देखिए विदेशों में भारत का जो क्रेज वर्तमान पिछले एक दशक में बढ़ा है, भारत पर लोगों की विश्वसनीयता बढ़ी है। कई ऐसे देश हैं जो भारत से रक्षा संबंधी उत्पाद खरीद रहे हैं, तो रक्षा संबंधी उत्पाद अगर एक बात खरीदी जाती है तो उसके मेंटेनेंस और दूसरे पार्ट्स को भी लगातार आपूर्ति की जाती है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि कोई ऐसा देश होता है जो रक्षा उत्पादों को तो बेच देता है, लेकिन बेचने के बाद उसके मेंटेनेंस और उसके जो पार्ट्स हैं सही समय पर सप्लाई नहीं कर पाता है। जैसे मान लीजिए कि हमने रसिया से कोई हथियार खरीदा हुआ है, जैसे मिग खरीदा हुआ है, और हमारे यहाँ युद्ध छिड़ गया और मिग के पार्ट्स जरूरत पड़ रही है और रसिया सही समय सप्लाई नहीं करे, तो ये सारे मिग विमान क्या हो जाएंगे जो लड़ रहे हैं, वो कचड़े हो जाएंगे। तो यह एक करार होता है कि आप अगर हमको रक्षा सौदे अगर बेच रहे हैं तो इनके पार्ट्स और मेंटेनेंस और तकनीकी सुविधा भी हमको आप प्रदान करेंगे या एक विशेष शर्तों के अनुसार आप मुहैया कराते रहेंगे। तो दुनिया के ऐसे 84 देश हैं जो भारत पर अब ज़्यादा विश्वास कर रहे हैं कि भारत न सिर्फ सामानों को बेचेगा बल्कि इससे संबंधित जो मेंटेनेंस हैं, इसके पार्ट्स हैं या जो तकनीकी है, इसको भी वो समय समय पर उपलब्ध कराएगा ताकि उन देशों को कोई नुकसान न हो और उन्हें लगातार इसका लाभ मिलता रहे। नेक्स्ट टॉपिक है
2023-24 के भारत के वस्तुगत निर्यातों और आयातों दोनों में ही ऋणात्मक वृद्धि हुई है। दोनों में क्या हुई? ऋणात्मक वृद्धि हुई है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट पेज पर देखेंगे। रूस यूक्रेन युद्ध, लाल सागर व्यवधान और पनामा रूट में दिक्कतों के कारण, मतलब कि रूस यूक्रेन युद्ध के कारण जो रेड सी और पनामा नहर के माध्यम से जो सामान जाते और आते रहे हैं, इनमें ही जब व्यवधान आ गया तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों में ही ऋणात्मक वृद्धि हुई है, मतलब कि माइनस में बढ़ा है, ज्यादा नहीं हुआ है। व्यापार में आई शिथिलता के प्रभाव भारत के विदेशी व्यापार पर भी पड़े हैं, जिससे बीते वित्तीय वर्ष 23-24 में भारत के वस्तुगत निर्यातों और आयातों दोनों में ही वृद्धि ऋणात्मक रही है, माने ये कम हुआ है। सेवाओं के क्षेत्र में निर्यात में, सेवाओं के क्षेत्र में, सेवा माने सर्विस होता है, नौकरियां होती है, सेवाओं के क्षेत्र में निर्यात में 4.39% की वृद्धि के चलते भारत का कुल निर्यात, वस्तुओं और सेवाओं का संयुक्त निर्यात पूर्व वर्ष 22-23 के रिकॉर्ड स्तर से मामूली ही 0.04% अधिक रहा है। किंतु यह आंकड़े अभी अनंतिम नहीं है, माने आंकड़े भी और आने वाले हैं, तथा इनमें भी सेवाओं के आयात निर्यात के मार्च 24 के आंकड़े अनुमान पर ही आधारित हैं। 2023-24 में भारत के ओवरऑल विदेशी व्यापार वस्तुओं और सेवाओं का संयुक्त व्यापार रहा है। 2023-24 में भारत के विदेशी व्यापार के अनंतिम आंकड़े वाणिज्यिक मंत्रालय ने 15 अप्रैल 2024 को जारी किए हैं। देखिए, अनंतिम आंकड़े का मतलब होता है कि टोटल फाइनल डिसीजन आ गया, फाइनल आंकड़े आ गए हैं। इन आंकड़ों के अनुसार 2023-24 के दौरान भारत की कुल निर्यात, वस्तुगत निर्यात और सेवाओं का निर्यात 776.68 अरब डॉलर के रहे हैं। देखिए, सेवाओं का निर्यात का मतलब होता है कि जो लोग विदेशों में नौकरी करने जाते हैं, कुछ विशेष सर्विस दी जा रही है, तो उसके बदले मिलने वाले पैसे, तो ये सेवाओं का निर्यात हुआ। ये और वस्तु जो हम लोग माल बनाकर बेचते हैं, भेजते हैं दूसरे देशों में, तो दोनों की कुल मिलाकर जो कीमत कितनी हुई? 776.68 अरब डॉलर रहे हैं, जो पूर्व वर्ष 22-23 की तुलना में 0.04% ही मात्र अधिक है। संदर्भित वर्ष 23-24 में देश में वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल आयात 854.80 अरब डॉलर अनुमानित किए गए हैं, जो पूर्व वर्ष 22-23 के 898.0 अरब डॉलर के आयातों की तुलना में 4.8% कम है। इस प्रकार वस्तुओं और सेवाओं के संयुक्त व्यापार में भारत का व्यापार घाटा 23-24 में 78.12 अरब डॉलर का रहा है, और विदेशी व्यापार के यह आंकड़े एक दृष्टि में तालिका में दर्शाए गए हैं। वस्तुगत व्यापार देखेंगे हम लोग तो वाणिज्य मंत्रालय के 15 अप्रैल 2024 के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार 2023-24 के दौरान भारत के कुल वस्तुगत निर्यात 437.6 अरब डॉलर और आयात 477.24 अरब डॉलर के रहे हैं, जो पूर्व वर्ष 22-23 में क्रमशः 451.07 अरब डॉलर और 715.97 अरब डॉलर के थे। इस प्रकार डॉलर मूल्य में वस्तुगत निर्यात में जहां 3.11% की गिरावट ऋणात्मक वृद्धि और 23-24 में दर्ज की गई है, आयातों में गिरावट 5.41% की रही है। इससे 2023-24 दौरान वस्तुगत व्यापार घाटा 240.17 अरब डॉलर का रहा है, और पूर्व वर्ष 22-23 में व्यापार घाटा 264.90 अरब डॉलर का था। तो ध्यान दिया जाए कि 23-24 दौरान वस्तुगत व्यापार घाटा कितना रहा? 240.17 अरब डॉलर का रहा, और पूर्व वर्ष 22-23 में कितना का था? 264.90 अरब डॉलर का। व्यापार घाटा का सीधा सा मतलब होता है कि जितना हम आयात करते हैं उसकी तुलना में हम कम निर्यात करते हैं, ये व्यापार घाटा कहलाएगा। माने निर्यात की तुलना में हम जब आयात अधिक करते हैं तो इसे व्यापार घाटा करते हैं। अगर हम मान लीजिए कि 10 रुपया का वस्तु बाहर बेचते हैं और 17 रुपया का वस्तु खरीद के लाते हैं, तो हमारा व्यापार घाटा 7 रुपये का हो जाएगा। तो वहीं व्यापार घाटा दिखाया जा रहा है।
ये भारत का जो विदेशी व्यापार है, इसे कॉलम दिखाया गया है। ये 22-23 का और 23-24 का आंकड़ा है और 22-23 के तुलना में इसका प्लस माइनस किया गया है। निर्यात जो 22-23 में किया गया था 451.07 और 23-24 में 437.06, तो कितना घट गया? -3.11। आयात था 715.95 का 22-23 में और 23-24 था 677.24, यह भी हो गया -5.41, अभी -5.41 का रहा, वही भी घटा रहा। अब व्यापार शेष जो ट्रेड बैलेंस हुआ -64.90 और -2.47, मानी ये व्यापार घाटा है। माइनस का मतलब है कि हमारा व्यापार घाटा है, तो व्यापार घाटा इस समय ज़्यादा था, अब की बार कम है क्योंकि हम कम ही मंगाए हैं। अब सेवाओं का व्यापार देखें, समझें आप। निर्यात प्राप्तियां, माने जो हम लोग निर्यात की उससे कितनी प्राप्तियां हुई, तो 325.33 और 349.62, ये था 4.3 प्लस में। आयात भुगतान 182.05 और 177.56, ये रहा -2.47। और सेवाओं के निवल जो प्राप्तियां हैं वो 143.28 और 162.05 का रहा है। वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार देखिए यहाँ पे। वस्तुओं और सेवाओं के कुल निर्यात हुआ था 776.40 और 776.68, ये -0.04 का मामूली क्या रहा है? वृद्धि रहा है। और वस्तुओं और सेवाओं के कुल आयात में 898.01 और 854.08 -4.81 के घाटा रहा। और व्यापार शेष -121.62 और -78.12 का रहा। सेवाओं के व्यापार के आंकड़ों में मार्च 2024 के आंकड़े के अनुमान पर आधारित किए गए हैं। तो इस प्रकार आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य में आप आज तक जाने, और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पुनः बताऊंगा गैर पेट्रोलियम या गैर रत्न और आभूषण वस्तु निर्यात के बारे में। तब तक के लिए आप इसे पढ़ें और नोट्स बनाएं। नमस्कार, धन्यवाद। आपको डेली अगर प्रतिदिन प्रतिदर्पण पढ़ना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें और उन्हें बताएं भी सब्सक्राइब करने के लिए। धन्यवाद।